हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ये हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप जुड़े हुए सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और एक एक बार अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। शुरू करेंगे आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ और देखते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। तो आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डे से। सबसे पहली न्यूज़ है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 1887 में तमिलनाडु के इरोड में हुआ था और 1911 में रामानुजन ने जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में अपना पहला पेपर प्रकाशित किया था। बात करें तो 1929 को रामानुजन अंक के नाम से जाना जाता है। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 1929 है। उसके बाद 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य भी चुना गया। तो इंपॉर्टेंट रहेगी पहली न्यूज़ आज की, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड न्यूज़ आई है तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए, एड्स डे किस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व कैंसर दिवस किस एक डेट को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस किस एक डेट को मनाया जाता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में जरूर दिया करें। तो अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती है। उनका जन्म 1887 में तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। 1911 में रामानुजन ने जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में अपना पहला पेपर प्रकाशित किया था। 1729 को रामानुजन अंक के नाम से जाना जाता है और 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य चुना गया। पहली न्यूज़ ये थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करने जा रहा है नई दिल्ली। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 20 दिसंबर को घोषणा कर दी है कि 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। नई दिल्ली 7वीं बार इस कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है। यह पहलवानों को रैंकिंग अंक प्रदान करेगा जो सर्बिया के बेलग्रेड में 16 से 24 सितंबर 2023 तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए वरीयता निर्धारित करेगा। तो इस न्यूज़ के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात कि 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी नई दिल्ली करेगा और 7वीं बार करेगा। और दूसरी बात आपको ये पता चल गई कि सर्बिया के बेलग्रेड में 16 से 24 सितंबर 2023 तक विश्व चैंपियनशिप भी होनी है कुश्ती की। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको कवर हो गई होगी। अब कुश्ती क्षेत्र की बात करें तो भारत में कई ऐसे पहलवान हैं जो कुश्ती के लिए जाने जाते हैं, जैसे विनेश फोगाट हो गई, साक्षी मलिक हो गई। इसके अलावा और भी कई सारे नाम हैं। तो कुछ पहलवानों के नाम कमेंट कॉलम में आप बताइए जरा। इसके अलावा ये बताइए एशियाई कुश्ती महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कमेंट कॉलम में बताइए। हम बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ग्रैमी पुरस्कार विजेता सरली एखर्ड का 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो सरली एखर्ड गायक गीतकार जिन्होंने रोनी रायट की 1991 की हिट समथिंग टू टॉक अबाउट को लिखा था, दिसंबर 2022 में उनका निधन हो गया है। 1992 के ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पॉप गायक के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया था और वर्ष श्रेणी के रिकॉर्ड में भी नामांकित किया गया था। समथिंग टू टॉक अबाउट ने जूलिया रॉबर्ट्स और डेनिस क्वैड द्वारा अभिनीत और वार्नर ब्रदर्स द्वारा 1995 में निर्मित फिल्म के शीर्षक को प्रेरित किया था। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको पता है ग्रैमी पुरस्कार, तो कमेंट कॉलम में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 की वर्तमान परीक्षा में भी आया था। कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये है, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कमेंट कॉलम में एकदम सही से इसका आंसर दीजिए। बात यहाँ पर करें अगर ग्रैमी पुरस्कार की, तो कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 1959 में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला पहला समारोह भी बना था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यानी एग्जाम में अगर आ जाए टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला पहला समारोह कौन था, तो 1959 में जो दूसरा ग्रैमी पुरस्कार हुआ था।
64वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन 3 अप्रैल 2022 को लास वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में किया गया था। और 3 अमेरिकी पुरस्कार अकेडमी पुरस्कार फिल्मों के लिए, एमी पुरस्कार टेलीविजन के लिए और टोनी पुरस्कार रंगमंच के लिए जाने जाते हैं। प्रथम पुरस्कार 1959 में दिया गया था। उम्मीद करता हूं आपको ग्रैमी पुरस्कार के बारे में भी अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। दूसरी न्यूज है यूनेस्को से। तो क्या है खास न्यूज में, आइए जानते हैं। वडनगर शहर और मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा करी है कि वडनगर शहर और गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। उनाकोटी त्रिपुरा की राक कट मूर्तियां और भूभाग भी सूची में शामिल किए गए हैं। इन 3 स्थलों को शामिल करने के बाद अब यूनेस्को के पास भारत की अस्थायी सूची में 52 प्रस्ताव हो गए हैं। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात यहाँ पर यूनेस्को की है। तो क्या होता है यूनेस्को? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने भी यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत धरोहरें आती हैं वो सब यूनेस्को द्वारा ही शामिल करी जाती हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट कॉलम में इन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपने हेडक्वार्टर का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, जहां पर जाकर के एक एक वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, हवाई की अंतिम राजकुमारी अबीगैल कवानकोआ का निधन हो गया है। हवाई पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है। दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी हवाई के मौना लोआ ज्वालामुखी के द्वीप में दिसंबर 2022 में विस्फोट हुआ था। तो न्यूज़ इसी हवाई से है। हवाई की अंतिम राजकुमारी अबीगैल कवानाकोआ का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। बात करें हवाई द्वीप की तो 50 अमेरिकी राज्यों में से हवाई भूमि क्षेत्र में 8वां सबसे छोटा राज्य है। 1778 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक इस द्वीप समूह में आने वाले पहले गैर पॉलिटिशियन थे। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को आप अच्छे से जान लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि हवाई पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ यहीं पर स्थित है और यहाँ की अंतिम राजकुमारी अबीगैल कवानाकोआ का निधन हो गया है। 1778 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक इस द्वीप समूह में आने वाले पहले गैर पॉलिनेशियन थे। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, सेवानिवृत्त एयर मार्शल PV नैयर द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक फिट एट एनी एज। एयर मार्शल PV अय्यर ने दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च करी है। उन्होंने अपने जीवन के किस्सों को साझा करते हुए ये भी बताया है कि कैसे वे रोजाना व्यायाम करने के लिए प्रेरित हुए। वे इस बारे में ये भी लिखते हैं कि व्यायाम करना क्यों महत्वपूर्ण है और फिटनेस की दिशा में किसी भी यात्रा जल्दी क्यों शुरू होनी चाहिए। पुस्तक ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित करी गई है। अब इस न्यूज़ के अंदर क्या है खास, तो वो पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट, सेवानिवृत्त एयर मार्शल PV अय्यर द्वारा लॉन्च की गई है पुस्तक, जिसका नाम है फिट एट एनी एज, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के किस्सों को साझा किया है और ये भी बताया है कि रोजाना व्यायाम करना कितना ज़्यादा जरूरी है। इस पुस्तक को ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में क्या है खास, तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, 50वीं केप टाउन टू रियो रेस 2023 में भाग लेगा INSV तारिणी। INSV तारिणी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा। इसे 2 जनवरी 2023 को केप टाउन में हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसका समापन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। केप टाउन रियो डी जेनेरियो सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर रेस में से एक है। INSV तारिणी को 2017 में नाविक सागर परिक्रमा नामक एक पूर्ण महिला अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में भ्रमण करने के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूं तो ये बताइए, INS वागीर को नौसेना में शामिल किया गया है 5वीं पनडुब्बी के रूप में। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो कमेंट कॉलम में बताइए वो 4 पनडुब्बियां कौन सी हैं जिनको भारतीय नौसेना में
पहले ही शामिल किया जा चुका है। अब यहाँ पर बात हुई है नौसेना की, तो ये बताइए नौसेना दिवस किस दिन मनाते हैं। इसके अलावा ये भी बताइए वायुसेना दिवस किस दिन मनाते हैं और थल सेना दिवस किस दिन मनाते हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, कमेंट कॉलम में आंसर करिए। आज बहुत ज़्यादा शोर हो रखा है। असल में मेरे घर के बगल में ही सुंदरकांड का भव्य पाठ हो रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रखा है। लेकिन मैं इसी टाइम पर क्लास लेकर आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि आप में से किसी का भी कुछ भी छूटे, ठीक है। तो अब चूंकि भगवान का काम हो रहा है तो उसमें तो शोर होना जरूरी है ना। वैसे उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सारी आवाज़ें नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर आ रही हैं तो मेरी आवाज़ क्या प्रॉपर आ रही ना आपको। चलिए पढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ऑस्कर 2023 फिल्म ट्रिपल आर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। यह सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 15 गानों में से एक है। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला सॉन्ग है। नातू नातू के अलावा इस लिस्ट में अन्य गीतों में अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म से नथिंग इज लास्ट, ब्लैक पैंथर से लिफ्ट मी अप और टॉप गन मैवरिक से होल्ड माय हैंड शामिल है। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपके देश से ये न्यूज़ है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर 2023 में फिल्म ट्रिपल आर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। क्या आपको पता है भारत की कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया था? अच्छा, ऑस्कर अभी तक हमारी बॉलीवुड की किसी फिल्म को मिला तो नहीं है, लेकिन आपको याद होगा भारत की कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। तो कौन कौन सी ऐसी फिल्म है कमेंट कॉलम में बताइए, और ये भी बताइए पहली ऐसी फिल्म कौन सी थी जिसको पहली बार नॉमिनेट किया गया था। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप में से किसने किसने बॉर्डर मूवी देखी है? आई थिंक सभी ने देखी होगी। बॉर्डर मूवी में किरदार निभाया था सुनील शेट्टी साहब ने, जो भैरव सिंह का, उन्हीं का निधन हो गया है। तो लोंगेवाला युद्ध के नायक लांस नायक भैरव सिंह राठौड़ का निधन हो गया है। तो पूर्व बीएसएफ दिग्गज और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक लांस नायक भैरव सिंह राठौड़ का 81 साल की उम्र में जोधपुर में निधन हो गया है। युद्ध के दौरान राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर बीएसएफ के पूर्व दिग्गज की बहादुरी को अभिनेता सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर में चित्रित भी किया था। उन्होंने युद्ध के दौरान 14वीं बीएसएफ इकाई में कार्य किया और 1987 में सेवानिवृत्त हुए। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। आपको याद होगा इस साल बहुत ही तमाम सारे महत्वपूर्ण लोगों का निधन हुआ है। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने इस साल जितने भी इंपॉर्टेंट लोगों का निधन हुआ है डिस्कस किया है, तो जाकर देख कर आइए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पूर्व एथलीट पीटी ऊषा राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित करी गई हैं। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने महान पूर्व एथलीट और सांसद पीटी ऊषा को उच्च सदन में उपाध्यक्ष के पैनलों के लिए नामित किया है। उनके साथ वाईएसआरसीपी के सदस्य विजय साई रेड्डी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें चुना गया था, आपको याद ही होगा। पीटी ऊषा ने 4 एशियाई स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, अपॉइंटमेंट से न्यूज़ है। तो कमेंट कॉलम में जरा बताइए वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। हम बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है एक पुस्तक के विमोचन से। द इंडियन नेवी @75 रेमिनिजिंग द वॉयस नामक पुस्तक का किया गया है विमोचन। तो कमोडोर रंजीत बी राय सेवानिवृत्त और रक्षा पत्रकार अरित्रा बनर्जी द्वारा लिखित द इंडियन नेवी @75 रेमिनिजिंग द वॉयस नामक पुस्तक का लॉन्च किया गया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश काल की रॉयल इंडियन नेवी के उन कारनामों और बलिदानों के बारे में जानकारी देता है जिन्हें ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, जो 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को महत्व नहीं देना चाहते थे। अब यहाँ पर युद्ध जैसी बात हुई है तो कमेंट कॉलम में कुछ आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? इसके अलावा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, कौन जीता था?
इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और रहेंगे। ये बताइए पानीपत के तीनों युद्ध कौन कौन से ईयर में हुए थे, किनके किनके बीच हुए थे और कौन इन युद्धों में जीता था। तो ये थी ओवरऑल आज की न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में बताया करें। और आज बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको तो इतनी सारी आवाज़ें नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरे बगल में ही साउंड लगा हुआ है तो इस वजह से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। आज क्लास पढ़ाने में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी हुई है। कोई बात नहीं, ऐसी डिस्टर्बेंस, ऐसी परेशानियां तो आती ही रहेंगी। इन परेशानियों से डरना नहीं है, अपने हौसले को और ज़्यादा बुलंद रखना है। क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो 3 काम जरूर करने हैं। लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, एक बात और, शाम की क्लास को देखना ना भूलें। इसी चैनल के माध्यम से शाम को 5:30 बजे डेली क्लास करी जाती है, तो उसमें आप जरूर जरूर आइए। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।